हेलो मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, कैसे हो आप सब। हमने अभी तक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर के 3 टॉपिक्स एंड उसके क्वेश्चंस कर लिए हैं। दैट इज़ फर्स्ट आपके कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो, सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड थर्ड आपके फ्री रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट्स, रिवैल्यूएशन, डब्ल्यूसीआर एक्सेट्रा। आई होप सो आपने प्रैक्टिस भी कर लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके रिटायरमेंट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स। और ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगी, जो कोई भी स्टूडेंट्स अगर वो मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। सो कम ऑन बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। मतलब कि अब जब ये बंदा जा रहा है, बाय बाय हो रहा है, जब कोई जाता है तो जितना उसका हिसाब है, उसका पैसा हमें उन्हें देना पड़ता है, ठीक है। दैट इज अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को हमें जो देना है, ठीक है। अब बच्चों अब याद कीजिए, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जब उसको पैसा मिलता है तो वो अमाउंट आपका क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? ऑब्वियसली क्रेडिट होता है, ठीक है। और जब उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा कुछ जाता है तो वो डेबिट होता है। तो अब मैं आपको देखिए प्रॉपर वाइज ऐसे बता दी हूँ, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये आइटम्स के उसके अमाउंट में कैपिटल अकाउंट में पैसा मिलेगा, ठीक है। क्रेडिट होगा, क्रेडिट मीन्स आपको प्लस होगा। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर जो बंदा जा रहा है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल मीन्स बच्चों आपको याद होगा, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल मीन्स जो गुडविल है आपकी फर्म का। तो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल में जो उसका शेयर है वो उसको मिलेगा। एंड हिडन गुडविल, जैसे मैंने लास्ट आपको कराया था कि आपको उसको मिलना है अमाउंट 4 लाख, ठीक है, बट रिमेनिंग पार्टनर्स ने दे दिया आपको 4,70,000। तो 70,000 जो दिया है वो क्यों? उसके परफॉर्मेंस की वजह से, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको बोलते हैं हिडन गुडविल। ओके, तो फर्स्ट उसके हिस्से का नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल में उसका शेयर मिल जाएगा उसको, और हिडन गुडविल। सेकंड जो आपकी रिजर्व्स में उसको शेयर है, जब हम रिजर्व्स राइट ऑफ करते हैं, और डब्ल्यूसीआर और आईएफआर, ठीक है, इसमें जो शेयर है वो मिल जाएगा। एंड थर्ड रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हुई तो उसको मिल जाएगा। तो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या अमाउंट क्रेडिट होगा, मीन्स क्या क्या अमाउंट उसको ऐड होगा? नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का शेयर एंड हिडन गुडविल, सेकंड आपकी रिजर्व डब्ल्यूसीआर आईएफआर, एंड थर्ड आपके रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। आई होप सो यहाँ आपको क्लियर हो गया है कि रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आइटम, क्या क्या अमाउंट उसको मिलेगा। ये आपके सारे आइटम्स, ठीक है, ये क्रेडिट हो गए। अब मैं आती हूँ आपके डेबिट साइड। उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट मीन्स क्या क्या अमाउंट उसके माइनस होंगे। सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल आपके बैलेंस शीट में दी तो राइट ऑफ होंगे, तो उसके आप कैपिटल अकाउंट से डेबिट होंगे। सेकंड कोई आपके फिक्टिशियस एसेट है, लाइक पीएनएल डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। एंड थर्ड अगर रिवैल्यूएशन में कोई लॉस हो गया, तो ये 3 आइटम से उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट होंगे अमाउंट। दैट इज एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करेंगे, फिक्टिशियस एसेट दैट इज पीएनएल डेबिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एंड थर्ड आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो ये आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद समझिए, ठीक है, अगर कैपिटल अकाउंट उसका क्रेडिट हो रहा है 11 लाख से, ठीक है, तो हम कैपिटल अकाउंट में इधर 11 लाख आपके ये आइटम से क्रेडिट कर देंगे, तो ये प्लस हो रहा है, और माइनस हो रहा है ये 3 आइटम से, अगर समझिए 4 लाख, ठीक है। तो नेट अमाउंट क्या होगा? 11 लाख प्लस माइनस 4 लाख, तो प्लस उसका मीन्स क्रेडिट हो जाएगा आपको 7 लाख, ठीक है। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में समझा दूंगी। तो कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ गया कि रिटायरिंग पार्टनर जब वो जाता है तो किस किस आइटम से उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। ये सारे आइटम से उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और ये सारे आइटम से उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। आई होप सो ये सारे आइटम्स पढ़े, और अब आप जनरल सेंस से भी समझ जाएंगे कि रिटायरिंग पार्टनर को, ऑब्वियसली मैं आपको फिर से ब्रीफ कर दे रही हूँ कि वो जा रहा है तो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल में उसका शेयर, हिडन गुडविल मिलेगा, रिजर्व्स डब्ल्यूसीआर आईएफआर मिलेगा, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो ये सारे आइटम से उसके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, पैसा बढ़ेगा, और ये सारे आइटम से उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, पैसा घटेगा। दैट इज एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड रिवैल्यूएशन लॉस। ओके, चलिए आप ये सब नोट कर लीजिए। ओके, चलिए बच्चों, अब मैं आपको रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाती हूँ इन द फॉर्मेट, ठीक है। चलिए, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट एज यूजुअल जैसे आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, इधर आपके क्रेडिट साइड जहां आपको पैसा मिलता है, और इधर आपके डेबिट साइड जहां उसका पैसा माइनस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, जो ओपनिंग बैलेंस होगी रिटायरिंग पार्टनर का, फॉर एग्जांपल समझिए यहाँ पे सी आपका रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, तो जो उसकी ओपनिंग बैलेंस होगी वो हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी।
अब मैं जो कॉन्सेप्ट समझाई थी अब उस पे जाइए। सबसे पहले आपको रिटायरिंग पार्टनर को किसके थ्रू पैसा मिलता है? नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल में जो उसका शेयर है या फिर हिडन गुडविल। ओके, तो वो कौन देता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कौन देता है, जो पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे यही लिखते हैं कि किसके थ्रू इसको पैसा मिला है। ठीक है, बाय गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जो भी पार्टनर गेन कर रहा है वो रिटायरिंग पार्टनर को पैसा दे रहा है। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे आप लिख दीजिए कि वो किस चीज के लिए दे रहा है आपको। दैट इज आपकी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल एंड हिडन गुडविल। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले उसको पैसा मिलता है रिटायरिंग पार्टनर को, किसको? मैंने आपको समझाया, दैट इज आपको नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल और हिडन गुडविल। और वो पैसा देता कौन है? कौन देता है? जो पार्टनर गेन कर रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है बाय गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या बताया था आपको? रिजर्व्स, WCR, IFR और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तो आपके नॉर्मल आप लिख दीजिए बाय रिजर्व। ठीक है, बाय रिजर्व से मिले, बाय WCR या IFR से मिले, एंड लास्ट बाय आपके रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हुआ है तो फिर आपके रिटायरिंग पार्टनर को पैसा मिल जाएगा। तो फाइनली इतने सारे आइटम्स थे बच्चे जिनके थ्रू रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट होते थे। अब हम आते हैं आपके डेबिट साइड। डेबिट किस किस कारण होते थे? सबसे पहला आपका क्या था? एग्जिस्टिंग गुडविल। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? टू गुडविल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए ये आपके एग्जिस्टिंग गुडविल। ओके, नेक्स्ट आपके क्या थे? फिक्टिशियस एसेट की वजह से, दैट इज P&L अकाउंट के डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की वजह से, एंड लास्ट से आपके रिवैल्यूएशन में अगर आपको लॉस हुआ है, ठीक है, तो फिर पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट से पैसा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए सारे आपके क्रेडिट के आइटम्स जो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया था अभी कि ये सारे आइटम्स के थ्रू उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट आपके बढ़ते हैं, और ये सारे आइटम्स के थ्रू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट आपके डेबिट होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, अब समझिए बच्चों, मैंने आपको बताया था इन केस यहाँ आपको टोटल 11 लाख है। ठीक है, और यहाँ टोटल है आपका 7 लाख, 7 नहीं 4 लाख मैंने बताया था, हाँ 4 लाख है। ठीक है, तो अब 11 माइनस 4 7 लाख, तो नेट अमाउंट अब फाइनली रिटायरिंग पार्टनर जो बंदा सी जा रहा है उसको कितना मिलेगा आपको? 11 माइनस 4 आपके 7 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आपके टू बैलेंस CD, दैट इज आपके 7 लाख। तो टू बैलेंस CD ये क्या हो गया आपका? अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है बच्चों, आप सबको समझ में आ गया कि रिटायरिंग पार्टनर जो है उसको 11 लाख मिलना था और 4 लाख उसके अकाउंट से जाना था, तो नेट क्या अमाउंट आया? 7 लाख। तो 7 लाख एज यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस CD, दैट इज अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। मतलब कि अब कितना अमाउंट हमें रिटायरिंग पार्टनर को फाइनली देना है। ओके, एंड यहाँ पे टोटल होके आपके यहाँ हो जाएंगे 11 लाख एंड यहाँ पे हो जाएंगे 11 लाख। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मेट है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के, सेम एज ऐसे ही, बस इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली पहले समझाया बच्चों कि रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट किस किस आइटम से क्रेडिट होंगे और किस किस आइटम से डेबिट होंगे। आई होप सो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्चुअली समझाया, उसके बाद फॉर्मेट में कराया, तो आपको समझने में ईजी हो रही होगी। ओके, वो ईजी हो रही है, चलिए ये नोट कर लीजिए आप बच्चों। सो कम ऑन बच्चों, अब आपने ये समझ लिया कि रिटायरिंग पार्टनर्स का कितना अमाउंट ड्यू है, फर्म को कितना पे करना है? 7 लाख। ओके, अब हम बच्चों पढ़ेंगे डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं। कभी फर्म क्या करता है, एक बार में रिटायरिंग पार्टनर को 7 लाख दे देगा, कभी बोलेगा नहीं थोड़ा भी दे रहे, थोड़ा आपका ड्यू रहेगा, कभी बोलेगा हम अभी दे ही नहीं सकते, बिल्कुल कुछ नहीं दे सकते, और कभी वो एसेट की फॉर्म में दे देगा। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है उससे मैंने आपको बताया है कि 7 लाख अमाउंट ड्यू है आपको रिटायरिंग पार्टनर का। तो फर्स्ट केस क्या है कि फर्म पे कर दिया उसको 7 लाख, पूरी तरह पे कर दिया है। ठीक है, 7 लाख। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अब बच्चों आप फिर से मेरी बात सुनिए, रटना मना है, कॉन्सेप्ट समझिए। ये जो हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। फर्म जर्नल एंट्री कर रही है। ठीक है,
तो अब फर्म उसको 7 लाख रुपए रिटायरिंग पार्टनर को पूरा पैसा दे दिया है। तो आपको अगर बैंक के थ्रू दिया है, बैंक के थ्रू ही देगा, कैश अकाउंट के इतना बड़ा अमाउंट नहीं देगा, ठीक है। तो बैंक के थ्रू दे रहा है, बैंक क्या है आपका डेबिट आइटम एसेट है, तो वो कम हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, सो टू बैंक अकाउंट 7 लाख रुपए। ओके, और डेबिट क्या होगा, अब रिटायरिंग पार्टनर्स जो था, ठीक है, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट आया था आपको 7 लाख, अब उसको दे दिए तो वो डेबिट हो जाएगा, खत्म, ठीक है। अब उसको दे दिए तो वो डेबिट हो जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज आपके 7 लाख रुपीज। ओके, सो ये जर्नल एंट्री बच्चों आपको समझ में आ गई। तो फर्म जब उसको पूरा अमाउंट जो ड्यू है 7 लाख देता है, तो बैंक के थ्रू देता है, तो बैंक उसका क्या है, एसेट है, डेबिट आइटम, तो वो दिया तो कम हो गया, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया 7 लाख, और ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर जो अमाउंट आया था वो उसका क्रेडिट आया था फाइनल अमाउंट, ठीक है, तो उसको दे रहा है तो डेबिट करके खत्म कर देंगे। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7 लाख टू बैंक अकाउंट 7 लाख, ठीक है। आपको फर्स्ट एंट्री समझ में आ गई, जब फर्म आपको 7 लाख जो जितना अमाउंट ड्यू होता है वो फाइनली पूरा पे कर देता है। ओके, इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको सेकंड बताती हूँ। सो कम ऑन बच्चों, अब हम आते हैं अपने सेकंड सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन में क्या होता है, जैसे आपको रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट कितना ड्यू था, 7 लाख, तो फर्म पे कर देता है आपको 3 लाख और बैलेंस आपको ड्यू कर देता है। अब इसकी जर्नल एंट्री आप कैसे करोगे बच्चों, सेम एज जैसे फर्स्ट आपने किया था, पहले आप वहां से स्टार्ट कीजिए। आपको फर्म कितना पे कर रहा है, उसके बैंक से कितना अमाउंट जा रहा है, 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे 1 मिनट, यहाँ आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 3 लाख। ओके, अब आपको क्या है, बैलेंस बच रहा है आपको 4 लाख। ओके, तो ऐसे में आपका आप रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट है आपके कितने, 7 लाख। ओके, 7 लाख है ना, हाँ 7 लाख, ठीक है। अब 4 लाख जो बच रहा है, ठीक है, अब फर्म के लिए वो क्या हो गया बच्चों, एक लाइबिलिटी हो गया है कि फर्म को उसको देना है। अभी वो 3 लाख दे दे रहा है बैंक के थ्रू, पर 4 लाख उसको कभी ना कभी तो देना होगा। जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपके लिए एक लाइबिलिटी है, आपको पे करना है। उसी तरह फर्म उसको 3 लाख तो दे दिया बैंक अकाउंट के थ्रू, और 4 लाख जो अमाउंट बाकी हो गया वो उसके लिए लाइबिलिटी है। तो फर्म अपने लाइबिलिटी को कैसे दिखाता है, एज अ लोन अकाउंट। जैसे अगर फर्म अगर लोन ले लेता है बैंक से, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या हो गई, एक लाइबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो उसको वो दिखाएगा आपको एज टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट 4 लाख रुपीज। ये आपके बैलेंसिंग फिगर आ गए। ओके, सो सेकेंड एंट्री में खास जो बच्चों समझने के लिए आपको ये है कि जितना वो पे कर दे रहा है आपके अभी वो 3 लाख आप इतने क्रेडिट कर दीजिए, टोटल अमाउंट जो ड्यू है 7 लाख उसको डेबिट कर दीजिए, और जो बचता है अमाउंट अब फर्म के लिए क्या है, वो लाइबिलिटी है, ठीक है। तो फर्म के लिए लाइबिलिटी क्योंकि उसको पे करना है, तो जो भी जैसे आप फर्म अगर बैंक से लोन लेता है, ठीक है, तो वो उसके लिए भी लाइबिलिटी है। तो वो अब लाइबिलिटी को किस तरह दिखा देता है आपको, एज ए रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ऐसा समझिए जैसे रिटायरिंग पार्टनर से लोन लिया है, तो रिटायरिंग पार्टनर को क्या करना है, उसको पैसा देना है, इसलिए वो रिटायरिंग पार्टनर को एज ए लोन अकाउंट रिप्रेजेंट कर दिया 4 लाख। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी कि जो लाइबिलिटी होती है अब उसको वो फर्म किस तरह दिखा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को एक लोन की तरह ट्रीट कर रहा है कि फर्म को उसको पैसा देना है, इसलिए रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों। नाउ थर्ड सिचुएशन, फर्म डिड नॉट पे एट ऑल, फर्म ने कुछ भी पैसा नहीं दिया रिटायरिंग पार्टनर को। अब क्या एंट्री होगी, फिर मैं आपको बोलूंगी कॉन्सेप्चुअली समझिए। फर्म डिड नॉट पे एट ऑल, तो फिर हम सबसे पहले क्या करते थे, टू बैंक अकाउंट, मगर बैंक से उसने तो कुछ पैसा दिया ही नहीं, ठीक है, ये नील हो गया। ऊपर क्या लिखते थे, जितना अमाउंट उसको देना था, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना देना था बच्चों, 7 लाख, ठीक है।
मगर वो तो कुछ भी नहीं दिया। अब सेकंड सिचुएशन में जाइए, जब उसने 3 लाख दिया और 4 लाख बाकी था, तो 4 लाख अब फर्म के लिए क्या हो गया था, एक लाइबिलिटी हो गया था। तो वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा था बच्चों, एज ए लोन अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, तो वो 4 लाख के लिए किया था, बच्चा वो अमाउंट 3 लाख दे दिया था। तो इस केस में तो वो कुछ भी पे नहीं किया, तो वो पूरा अमाउंट क्या हम लोग एज दिखाएंगे, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका। अब बैंक अकाउंट कुछ आएगा ही नहीं, कुछ उसने दिया ही नहीं है। टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट 7 लाख। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। तो अब आप ये समझिए, ये जो लोन अकाउंट आपका फर्म का क्रिएट हुआ है, ये क्या उसके लिए न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये आपके लिए फर्म के लिए एक न्यू लाइबिलिटी बन गया है। और फर्म जब अपनी बैलेंस शीट बनाएगा आफ्टर आपके रिटायरिंग पार्टनर के रिटायर होने के बाद, तो अपने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाएगा कि रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट आपको 7 लाख, ये उसके लिए एक लोन हो गया। ठीक है, तो थर्ड केस समझ में आ गई, फर्म डिड नॉट पे एट ऑल, कुछ भी नहीं दिया, तो सारा अमाउंट क्या हो गया, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों अब फोर्थ सिचुएशन, फर्म पेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट। इससे कुछ याद आया आपको बच्चों, एज चैप्टर एडमिशन में मैंने कहा था, वो वाली जब आपकी न्यू पार्टनर पीएफजी लाता है इन द फॉर्म ऑफ आपके एसेट। ओके, तो अब आप देखिए, फर्म पेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट, मतलब फर्म क्या दे रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को कैश मनी देने की जगह एसेट दे रहा है। एसेट में आप कुछ भी समझिए आपको फर्नीचर दे रहा है। ठीक है, अब सोचिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो पहले जब पैसा देता था तो हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते थे। अब वो एसेट फर्नीचर दे रहा है, तो हम फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओके, फर्नीचर अकाउंट 7 लाख। और इससे एक बात आपको बच्चों समझ में आया, 1 मिनट पहले में ये ऊपर एंट्री और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7 लाख। ठीक है, अब बच्चों एक चीज समझिए, जैसे थर्ड केस में जब वो पैसा नहीं दे पाता है तो उसके लिए एक लोन, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है लोन अकाउंट बन के। और अब इस केस में जब वो मनी की जगह फर्नीचर दे रहा है, तो अब फर्नीचर उसका एक एसेट कम हो जा रहा है। तो इससे क्या इफेक्ट होगा उसके, कि बैलेंस शीट में फर्नीचर का जो भी अमाउंट होगा उससे माइनस हो जाएगा 7 लाख, क्योंकि अब फर्म के पास जितना भी फर्नीचर था उसमें 7 लाख का उसने दे दिया है, तो बैलेंस शीट में फर्नीचर के अमाउंट से 7 लाख कम हो जाएगा। तो ये था आपका फोर्थ, फर्म पेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट। तो बैंक अकाउंट की जगह हम फर्नीचर अकाउंट लिख देंगे, ये फर्म का एसेट कम हो गया। और पहले वाले में क्या होता है, जब वो पैसा नहीं दे पाता है तो उसके लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो चलिए बच्चों मैं आपको समराइज कर देती हूँ कि रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट ड्यू होता है, ठीक है, फर्म को देना होता है, उसमें 4 सिचुएशन होते हैं। पहला तो वो पूरी तरह दे देता है, तो टू बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेकेंड, वो थोड़ा देता है और थोड़ा इंस्टॉलमेंट में रहता है, ड्यू रहता है। ठीक है, तो जितना दे देता है टू बैंक अकाउंट और जितना बाकी रहता है रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। थर्ड, वो बिल्कुल नहीं देता है, तो पूरा अमाउंट आपका रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। और फोर्थ आपका ये इन द फॉर्म ऑफ एसेट, तो बैंक अकाउंट की जगह जो आपको एसेट दे रहा है टू फर्नीचर अकाउंट करके। तो ये आपकी 4 सिचुएशंस थे अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर के ट्रीट करने के। आई होप सो आपको ये अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। अब बच्चों, अब हम आते हैं अपने 5th टॉपिक पे, दैट इज रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। और ये कहाँ से आया आपका रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, आपके 4th टॉपिक से। जब आपका फर्म जो है पूरी तरह अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर को है वो पे नहीं करता है, थोड़ा पैसा ड्यू रखता है। ठीक है, तो जो अमाउंट आपका ड्यू रखता है, जैसा कि आपका पिछला केस था, आपका जैसे 7 लाख पे करना था तो 3 लाख पे कर दिया और 4 लाख जो ड्यू रखा, तो वही आपका रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट के नाम से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अभी हम 5th टॉपिक में पढ़ेंगे रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, जो कि एक न्यू लायबिलिटी हो जाता है फर्म के लिए। ओके, अब फर्स्ट केस में क्या है, रिटायरिंग पार्टनर अमाउंट ड्यू इज पेड टू बी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब फर्म क्या डिसाइड करता है, जैसे कि उसको फॉर एग्जांपल आपको 7 लाख पे करना है। ठीक है, तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो अगर हम इसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 लाख एंड
3.5 लाख। ठीक है, तो ये हो गया आपके 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब बच्चों, अब आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में जाइए। जब भी आप कभी लोन लेते हैं, ठीक है, तो आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, तो उस इंस्टॉलमेंट के साथ आपको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है। सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, अगर ये फर्म रिटायरिंग पार्टनर को एक साल 3.5 दे दिया और नेक्स्ट ईयर 3.5 लाख दे दिया, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब आप लोन लेते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो साथ में आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी कि आपको इंटरेस्ट कैसे निकालना है। ओके, सो कम ऑन बच्चों, अब आप ध्यान से समझिए। तो आपको फर्म को कितना देना था? 7 लाख, और वो डिसाइड किया कि देगा कि अमाउंट ड्यू इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो अब आप समझिए, 1 अप्रैल 2026 को फर्म को देना है रिटायरिंग पार्टनर को 7 लाख। तो वो 2 इक्वल में किया है तो 3.5, तो फर्स्ट 4/27 को वो 3.5 लाख दे देगा। ठीक है, और फर्स्ट 4/28 को 3.5 लाख, सॉरी 3,50,000 आपको दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको 7 लाख को मैंने डिवाइड कर दिया था 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, दैट इज 3,50,000 एंड 3,50,000। ठीक है, अब आप सेम कॉन्सेप्ट एज इंटरेस्ट आप लोन पे लाइए। ठीक है, तो अब फर्म क्या कर रहा है, एक साल बाद दे रहा है 3,50,000, तो ये तो आपका प्रिंसिपल का अमाउंट हो गया। तो अब एज लोन आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अब आप कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट देंगे? 7 लाख रुपीज आपने रोक के रखा, कितने साल के लिए? यहाँ आपका पीरियड कितना हुआ? 1 साल। तो फर्म ने रिटायरिंग पार्टनर का 7 लाख रुपीज रोक के रखा 1 साल के लिए। तो रिटायरिंग पार्टनर बोलेगा, अरे भाई तुमने मेरा 7 लाख रुपीज रोक के रखा, अभी मेरे पास होता तो मेरा कितना काम आता, तो तुम्हें मुझे उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ आपको इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग 7 लाख का। समझिए आपका इंटरेस्ट है, रेट द परसेंट 10%। ठीक है, और 10% पूरे साल के लिए तो कितना आएगा आपको? 70,000। तो ये इंटरेस्ट आ गया आपका 70,000। तो टोटल अमाउंट जो फर्म पे करेगा आपको रिटायरिंग पार्टनर को 1 अप्रैल 27 को, दैट इज 4,20,000। तो ये इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि रिटायरिंग पार्टनर बोलता है, अरे फर्म भाई, आपने मेरा 7 लाख रुपीज 1 अप्रैल 26 से 1 अप्रैल 27 1 साल तक रोक के रखा है, अगर वो पैसा मेरे पास होता तो मैं कहीं यूज करता, तो तुम्हें भाई मुझे इसका इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो वो 7 लाख का 1 साल। ठीक है, 1 साल को आप यहाँ कंफ्यूज मत कीजिए, 12/12 कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपको करना है, तो ये 1 ही आएगा। तो 7 लाख का 10% इंटरेस्ट पूरे लाख का, पूरे साल का 70,000। तो आपको 1 अप्रैल 27 को रिटायरिंग पार्टनर को 3,50,000 दैट इज प्रिंसिपल प्लस 70,000 इंटरेस्ट, आपको टोटल 4,20,000 उसको मिल गया। अब बारी आती है 27 से 28 की। अब आप बच्चों बताओ, 27 से 28 तक फर्म ने कितना पैसा आपके रिटायरिंग पार्टनर का रोक के रखा है? ठीक है, 3,50,000, 7 लाख था, 350 तो आपको 27 को दे दिया। अब 27 से 28 तक कितना अमाउंट उसका रोक के रखा है? 3,50,000। तो यहाँ पे अब आपको इंटरेस्ट वो 3,50,000 का आपका 10% दैट इज 35,000। ओके, 35,000 दैट इज 3,85,000। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने समय बस आपको ध्यान देना, और ये कॉन्सेप्ट आई होप सो आपने पहले भी पढ़ा होगा, जैसे लोन आपने स्टैंडर्ड 11 अकाउंट में भी पढ़ा था। ठीक है, तो बस आपको इंटरेस्ट किस पे निकालना है, कितना अमाउंट फर्म ने रोक के रखा है। ठीक है, तो 26 से 27 आपको 7 लाख रोक के रखा है, इसे 7 लाख पे इंटरेस्ट, और 27 से 28 3,50,000 तो दे दिया, तो 3,50,000 रोक के रखा है, तो 3,50,000 का 10%। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट आपका इंटरेस्ट निकालने का। तो ये पहले आप समझ लीजिए, समझ के होंगे आई होप सो। अब मैं आपको रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट जो कि फर्म मेंटेन करता है उसमें कैसे एंट्री होती है वो बताती हूँ। ओके, पहले ये आप नोट कर लीजिए, नोटेड डाउन। चलिए बच्चों, तो आपने रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट कॉन्सेप्चुअली आपने समझ लिया है कि कैसे इंटरेस्ट निकालना है। अब मैं आपको रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट एज अ फॉर्मेट आपको समझाऊंगी कि आपको फॉर्मेट के में रिटायरिंग पार्टनर आपको लोन अकाउंट कैसे बनाना है। सबसे पहले अब ध्यान से सुनिएगा, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट ये एक फर्म के लिए क्या है? एक लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट आइटम होता है, वो बढ़ता है तो आपको क्रेडिट होता है और घटता है तो आपको डेबिट होता है। देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये एक लाइबिलिटी है फर्म के लिए, ये क्रेडिट आइटम होता है, तो अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और घटता है तो डेबिट होता है।
तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, तो फर्म के लिए लाइबिलिटी किसके कारण आया है? बाय रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो उसके कारण आया है। कितना अमाउंट? आपको 7 लाख। तो ये डेट हमें 1 अप्रैल 26 को फर्म ने ये लिख दिया है कि रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल के कारण मेरा 7 लाख का रिटायरिंग पार्टनर का लोन है। ठीक है। अब देखिए, अब जब साल का एंड आता है 31 मार्च 27, अब फर्म बोलता है अरे भाई अब तो मुझे अब फर्म बोलता है अरे भाई अब तो मुझे उस रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट ड्यू करना है, अमाउंट देना है, उसमें तो अब ये 1 साल हो गया, अब मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हमने क्या निकाला था? 7 लाख। उसने 21 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 1 साल के लिए रोक के रखा है, तो उसको भाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना अमाउंट निकाला था? 7 लाख का 10% 70,000। तो यहाँ पे आपकी बाय इंटरेस्ट। अब मुझे आप बताओ कि मैंने बाय इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ क्रेडिट साइड क्यों लिखा है बच्चों, डेबिट साइड क्यों नहीं? क्योंकि आपको क्या है, लोन अकाउंट एक लाइबिलिटी, ये बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो लोन जो था आपका लाइबिलिटी फर्म के लिए 7 लाख, तो वो और बढ़ गया इंटरेस्ट से, तो बढ़ा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखा है बाय इंटरेस्ट 70,000। समझ में आई मेरी बात? इसलिए कॉन्सेप्चुअल हुई, रटिए मत। अगर आप रटेंगे कि इसको क्रेडिट साइड लिखना है, इसको डेबिट साइड, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। आई एम डैम श्योर, पक्का मैं ये लिख के देती हूँ आपको। ठीक है, तो बस आप ये समझिए कि लोन अकाउंट क्या है? एक लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्रेडिट आइटम है, तो बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो फर्म के लिए ऑलरेडी एक 7 लाख का लाइबिलिटी था, तो अब साल का 31 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 आपका साल का एंड हो गया 1 साल, तो उसके लिए लाइबिलिटी और कैसे बढ़ गया? उसका इंटरेस्ट से। तो बाय इंटरेस्ट 70,000। क्लियर हो गया? अब बारी आती है उसकी लाइबिलिटी कम करने की, तो वो साल के एंड में अब पैसा देता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट, तो अब कम करेगा तो डेबिट साइड। वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट। ओके, तो वो कम कैसे करता है बच्चों? 31 मार्च 27, ठीक है, पेमेंट देता है आपको टू बैंक। ठीक है, क्या क्या देता है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देता है प्लस उसका इंटरेस्ट, तो 3,50,000 प्लस 70,000 दैट इज 4,20,000। ओके, अब बच्चों इतना उसने दे दिया था, अब बचता क्या है उसका? ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, टू बैलेंस CD। तो यहाँ जो बचता है उसमें हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल निकालेंगे, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है। अब आप आई होप से समझ गए होंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट हमेशा यहाँ लिखेंगे कि इंटरेस्ट क्या करता है? आपका लाइबिलिटी बढ़ाता है, आपका लोन का लाइबिलिटी बढ़ाता है। तो जो आपका लाइबिलिटी बढ़ाएगा उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये बिल्कुल एक्यूरेट कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रही हूँ कि जो लाइबिलिटी, जो आइटम आपका लाइबिलिटी बढ़ाएगा उसको क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट से ही आपका लाइबिलिटी बढ़ रहा है। अगर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, अगर रिटायरिंग पार्टनर बोलता है अरे भाई मुझे इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं, सीधे आप मुझे 7 लाख का 2 इंस्टॉलमेंट 3.5 लाख 2 साल करके दे दो, तो फर्म का कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ता, कोई इंटरेस्ट का रोल नहीं है, बस यहाँ पे यही हो जाता। मगर इंटरेस्ट आपको रिटायरिंग पार्टनर बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट देना होगा, तो इंटरेस्ट से आपका लाइबिलिटी बढ़ा। तो टू बैलेंस CD आपका कितना बचेगा? 3,50,000। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यही मिस्टेक करते हैं, टू बैलेंस CD में ओनली आपको प्रिंसिपल लिखना है, ओनली सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये हो गया आपका टोटल 7,70,000 और ये 7,70,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर 1/4/27 में। ठीक है, बाय बैलेंस BD आपका आया 3,50,000। अब बच्चों आप बताएंगे, जो जो बच्चे समझ गए, आई होप सो सारी बच्चों को समझ जाना चाहिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर फिर आता आपका है ईयर एंडिंग 31 मार्च 28, तो फिर लाइबिलिटी बढ़ जाता है किससे? इंटरेस्ट से। तो अब इंटरेस्ट हमने किस पे कैलकुलेट किया था? 3,50,000 पे 10% दैट इज 35,000। ओके, और फिर वो उसका पेमेंट कर देता है आपको 31 मार्च 28 को, 31 मार्च 28 को टू बैंक। तो ये आपका क्या होता है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। तो 3,50,000 प्लस आपके 35,000 दैट इज 3,85,000। ओके, अब कोई बैलेंस बच रहा है बच्चों? नहीं ना, वो सारे अमाउंट पे कर दिया आपको। तो ये हो गया आपका खत्म 3,85,000।
कौन बच्चा बोल रहा है भाई कि बैलेंस बच रहा है, उसने तो सारे ही पे कर दिया है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिए बच्चों कि इंटरेस्ट जिस आइटम से भी आपका लाइबिलिटी बढ़ता है, लाइबिलिटी एक क्रेडिट आइटम है, वो क्रेडिट होता है। तो जो फर्म का जो लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट है, ये लाइबिलिटी किसके कारण बढ़ रहा है? इंटरेस्ट के कारण। तो इंटरेस्ट हम क्रेडिट साइड ले लिए, और पेमेंट में टू बैंक में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, और बैलेंस सीडी में सिर्फ प्रिंसिपल का अमाउंट, ठीक है, दैट इज 3,50,000। फिर नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट बढ़ा और टू बैंक पेमेंट करके सब कुछ खत्म हो गया। तो ये था आपका, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है, अगर फर्म डिसाइड करता है जो अमाउंट ड्यू है इनटू 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ओके, नोटेड डाउन। अब बच्चों रिटायरिंग पार्टनर की जो लोन अकाउंट है, आपको उसकी पेमेंट करने की कोई भी लैंग्वेज आ सकती है, या तो आपको फर्म पे करेगा 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, या 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में, या क्वार्टरली। तो ये आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है 2 इक्वली इंस्टॉलमेंट में। नेक्स्ट मैं आपको समझा देती हूँ, रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड इज अमाउंट इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब कि एक साल में 2 बार और एक साल में 2 बार, ठीक है। 4 हाफ ईयरली मतलब कि हर हाफ ईयर में, तो हर हाफ ईयर में तो कितना बार हुआ आपका? 4 बार हुआ। तो आपका एक साल में हाफ ईयर 2 हुआ, तो आपका ये 4। तो कैसे अमाउंट आप इसका निकालेंगे इंस्टॉलमेंट का? जैसे कि आपको 7 लाख था, ठीक है, तो 7 लाख डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, दैट इज आपका अमाउंट आएगा 1,75,000, ठीक है। तो बाई 4 मैंने डिवाइड क्यों कि समझ में आ गया। 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब हाफ ईयरली मतलब बच्चों 6 महीने में, तो हर 6 महीने में, तो हर 6 महीने करके कितना हुआ? 4। तो इसलिए 7 लाख को मैंने 4 से डिवाइड किया, 1,75,000, ये उसका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय बच्चों आपको ध्यान से करना होगा। मैं आपको फिर से वही डायग्राम से समझा देती हूँ, ठीक है। चलिए पहले ये नोट कर लीजिए। सो नाउ कम ऑन बच्चों, अब आप जोश में आ जाइए और सीरियसली इस एग्जाम्पल को देखिए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने क्या आपको निकाला था? 7 लाख को 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट आपको आया 1,75,000। तो फर्स्ट अप्रैल 26 को 7 लाख अमाउंट ड्यू था, तो 6 महीने बाद 30 सितंबर 26 को 1,75,000, फिर 31 मार्च 27 को 1,75,000, फिर 30 सितंबर 27 को 1,75,000, और 31 मार्च 28 को 1,75,000, ठीक है। ये आपकी 1 2 3 4 आपकी इंस्टॉलमेंट हो गए। अब देखिए 7 लाख जो अमाउंट है, फर्स्ट अप्रैल 26 से 30 सितंबर 26 कितने महीने के लिए रोक के रखा है? 6 महीने के लिए। तो आपका इसका इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकलेगा? 7 लाख का 10% इंटू 1/2 हाफ, ठीक है। तो 70,000, तो आपका इंटरेस्ट कितना आएगा? 35,000, ओके। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट आ गया 35,000, ओके। इतना आपको क्लियर है? अब देखिए बच्चों, अब 30 सितंबर से 31 मार्च 27 कितना पैसा रोक के रखा है? 7 लाख में 175 दे दिया, ठीक है। तो अब बचा कितना अमाउंट? जो अमाउंट बचा है हम उस पर इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। बस आपको केयरफुली करना है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अमाउंट कितना बचा? आपका 5,25,000 इंटू 10% इंटू हाफ 6 मंथ्स, ओके, इंटू 6/12 आप कर लीजिए। तो यहाँ पे अमाउंट आपको आता है 26,250, ठीक है, समझ में आ गया। अब 31 मार्च 27 से 39/27 6 महीने के लिए, ठीक है, उससे कितना पैसा रोक? 7 लाख से 1,75,000 दे दिया था, 1,75,000 और दे दिया, तो आपका अमाउंट बच रहा है 3,50,000। तो यहाँ पे इंटरेस्ट होगा आपका 3,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आएगा 17,500, ओके। अब 30 सितंबर 27 से 31 मार्च 28 कितना पैसा रोक के रखा है? यहाँ तो आपको सीधे 1,75,000 रोक के रखा, बस इतना ही बच रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 1,75,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ठीक है, दैट इज योर अमाउंट 8,750।
बस ये आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बस आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय बच्चों ध्यान से करना पड़ेगा कि आपको ऐसे समझिए कितना पैसा रोक के रखा है। यहाँ से यहाँ कितना रोक के रखा है आपको 7 लाख, इसलिए 7 लाख पे इंटरेस्ट निकला। यहाँ से यहाँ 7 लाख में 175 देकर पे कर दिया है, तो जो अमाउंट 525 है उस पर निकाला। यहाँ से यहाँ आपको 7 लाख में 175 दे दिया, तो बैलेंस 3,50,000 उस पे, और यहाँ से यहाँ पे आपको बस 175 बचे है उस पे निकाला। तो ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बस आपको कैलकुलेशन पहले ध्यान से कर लेना बच्चों। उसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट मैंने आपको कैसे पोस्टिंग करनी है, कॉन्सेप्चुअली रटना मना है। लाइबिलिटी कैसे बढ़ती है, इंटरेस्ट अमाउंट से बढ़ के टू बैंक आपके इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, और टू बैलेंस सीडी में सिर्फ प्रिंसिपल का अमाउंट, इंस्टॉलमेंट का आपका, नॉट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। कम ऑन बच्चों, अब मैं आपको लास्ट एग्जांपल दे रही हूँ। अगर फर्म पे कर ले क्वार्टरली इन अ ईयर, क्वार्टरली इन अ ईयर, अब आप समझिए बच्चों, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 7 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपका जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा, और इंटरेस्ट निकालते समय आप क्या करेंगे, ठीक है, हर एक क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है आपका, 3 मंथ्स। तो इंटरेस्ट जैसे अगर आपके 7 लाख इंटू 10%, मैं आपको फर्स्ट क्वार्टर का बता रही हूँ, इंटू आपके 3/12। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर, तो हर क्वार्टर आपके 3 मंथ्स के होते हैं, तो 3/12 फिर जो वैसे करके। ठीक है, तो एल्स ऑल आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, तो आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना पड़ेगा कि वो इंस्टॉलमेंट कैसे पे करना है आपको। ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट कर रहा है कि हाफ ईयरली कर रहा है कि 4 हाफ ईयरली कर रहा है कि क्वार्टरली कर रहा है। ओके बच्चों, तो इस तरह बच्चों हमारा 5th टॉपिक रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, जो कि एक फर्म के लिए लाइबिलिटी होता है। और लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट आइटम होता है, वो बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और घटता है तो आपको डेबिट होता है। तो उसका कॉन्सेप्चुअली कैसे इंटरेस्ट निकालना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है, और रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करनी है वो भी कॉन्सेप्चुअली समझा दिया। तो इस तरह बच्चों आज हमने जो आपके क्लास में 2 टॉपिक्स किए, रिटायरिंग पार्टनर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के, ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपको था, फर्स्ट था आपका अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, वो कैसे निकालना है, और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा दिया है। एंड सेकंड जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, जो कि फर्म के लिए लाइबिलिटी है। ओके, सो मेरे प्यारे अकाउंट्स के गैंगस्टर्स, मेरे यंगस्टर्स, आज हमने जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में 2 टॉपिक पढ़ा है, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर एंड नेक्स्ट वन रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये टॉपिक को फिर से रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, सो डैट कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपके इसके क्वेश्चन करा पाऊँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।